हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को ही जज करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितनी चल रही है, उसी के लिए ये मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। और इन मॉक टेस्ट को करने के बाद ना केवल आप ये पता करेंगे कि आपका स्कोर कितना है, बल्कि आप साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको वो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बट आपकी कॉमर्स कम्युनिटी इससे क्या होती है, स्ट्रांग होती है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को और बीच में कोई बातें नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मैं आपको बता दूं, बीच में कोई बात नहीं होंगी, अभी बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ आपको। हमने देखिए यहाँ पर आपकी एल टी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी के लिए एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है आपका फतेह सीरीज 2। उसमें हम बिल्कुल डीप से लेकर टॉपिक प्लस कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको हम डिटेल में लेकर चल रहे हैं। आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। उससे कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम उनको कवर कर रहे हैं। तो उसमें टोटल आपकी तैयारी हो जाएगी यदि उस क्लास को आप एक भी क्लास स्किप ना करके सभी क्लास को देखते हैं, तो उसको आप जरूर देखें। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी अपडेट है उस पर भी मिलेगी। और आपको पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी जो भी क्लास चल रही हैं। और अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट की भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट आपका, यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000 रुपये है, किराया आपका 15,000 रुपये है, प्रत्यक्ष व्यय आपका 2,000 रुपये है और अंतिम रहतिया 2,500 रुपये था, तो बताइए बेचे गए माल की लागत क्या थी? If initial stock मतलब opening stock was 5,000, purchase 15,000, direct expenses 2,000 and closing stock 2,500, the cost of the goods sold। तो cost of the goods sold का आपको यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप मेरी वीडियो पॉज कर दीजिए और अपना आंसर देके देके मैं आंसर देता हूँ। अब आप मेरे आंसर को फिर मैच करना कि आपका सही है गलत है। पहले पॉज करके आप खुद आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माल के बेचे गए माल की लागत। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज होता है और प्लस आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद माइनस किया जाता है इसका क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 5,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्लस आपका परचेज 15,000 रुपए है और साथ में आपका प्रत्यक्ष व्यय भी दिया हुआ है, कितना 2,000 रुपये प्रत्यक्ष व्यय दिया हुआ है और माइनस अंतिम रहतिया 2,500 रुपये 2,500 रुपये दिया हुआ है। तो 15 5 20 और 20 और 2 22, 22 में से इसको कम कर देते हैं तो ये 19,500 रुपये बच जाएगा। मतलब आपका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है सूची एक को सूची दो से आपको सुमेलित करना है और नीचे कुछ कूट का प्रयोग आपको फिर बताना है क्या होगा। जैसे आपसे पूछा है पूर्वदत्त किराया, इसको चालू दायित्व कहेंगे, चालू संपत्ति कहेंगे, बनावटी संपत्ति कहेंगे, अमूर्त संपत्ति कहेंगे। बैंक अधिकर्ष, ख्याति और लाभानी खाता। प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट क्या होगा? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? गुडविल क्या होगा? और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो आपको इनको मैच करना है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे दीजिए, उसके बाद मुझसे मैच करना। चलो तो इनको अब देख लेते हैं क्या होगा। देखिए पूर्वदत्त किराया आपने पहले ही किराया दे दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी आपने इस ईयर में किराया दे दिया। तो ये आपका पैसा दूसरों के पास चला गया, ये आपकी एसेट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं चालू संपत्ति। बैंक अधिविकर्ष, आपके खाते में जो पैसा जमा था आपने उससे भी ज्यादा निकाल लिया, तो ये आपकी दायित्व हो गया, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई है। और ये भी क्या हो जाएगी? चालू दायित्व मतलब करंट लाइबिलिटी। ख्याति गुडविल को देखें तो ये हमारी एसेट होती है, संपत्ति होती है। और ये क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। लाभ हानि खाते का डेबिट सेट मतलब बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, तो ये आपकी क्या होती है? बनावटी संपत्ति होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी बनावटी संपत्ति है जिसको आपको खत्म करना है, मतलब ये आपकी आर्टिफिशियल एसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर सी। कैसे? पहले का सेकंड होगा, पहले का सेकंड है और दूसरे का
दूसरे का फर्स्ट होगा, ठीक है, और तीसरा ख्याति का आपका फोर्थ होगा और डी का आपका थ्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। वर्ष के आरंभ में फर्म की पूंजी खाते का शेष जो था 1 लाख रुपए था। वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्ति 1.5 लाख रुपए की थी तथा कुल दायित्व 70,000 के थे। यदि उस अवधि में कुल आहरण की राशि 30,000 रुपए थी तो वर्ष का शुद्ध लाभ शुद्ध हानि क्या होगा? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पूछी गई है आपसे। तो देखिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं साल के लास्ट में हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। भाई वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके इसको सोल्व करके आंसर देना, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में हम एक तरफ लिख लेते हैं अपनी लाइबिलिटी और एक तरफ लिख लेते हैं अपनी एसेट्स। जब हम क्या देखते हैं साल के लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास जो कुल संपत्तियां हैं वो हैं 1.5 लाख रुपए की। तो 1.5 लाख की हमारे पास संपत्तियां हैं और साथ ही कह रहा है कि कुल दायित्व है, कुल दायित्व हमारे पास 70,000 के हैं। कुल दायित्व कितने के हमारे पास? 70,000 के। तो ये हमारे 70,000 की क्या है? लाइबिलिटी हो गई है। 70,000 की हमारी लाइबिलिटी है। और आपको पता है जब दोनों साइड इक्वल होती हैं, जब आपको पता है कि इधर आपकी कुल दायित्व, कुल संपत्ति, तो देखिए जब आपकी कुल संपत्ति इधर दी हुई है तो ये इधर का भी तो टोटल सेम ही होगा। तो दोनों साइड इक्वल होती तो ये हो जाएगा 1,50,000। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी दी हुई है वो 70,000 दी हुई है। लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ये होगी, तो यहाँ पर कैपिटल कितनी होगी? क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी जुड़कर लाइबिलिटी साइड को पूरी करते हैं। देखिए जो कैपिटल होती है ये होती है इंटरनल लाइबिलिटी, और आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं या अदर लोन वगैरह होते हैं वो आपके आउटसाइड लाइबिलिटी होती हैं। तो अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर ये कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल कितनी है? तो कैपिटल हमारी हो जाएगी यहाँ पर 80,000। तो 80,000 हमारी यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 150 आना चाहिए, 1,50,000। तो दोनों साइड बराबर हो गई हैं। ये है कब की बात? ये है 31 मार्च की बात, मतलब जब हमारी साल पूरी होगी अंतिम, अंतिम वाले की हम बात कर रहे हैं। चलो अब शुरू से चलते हैं। देखिए हमारे पास अब कितनी कैपिटल है? अब हमारे पास 80,000 की कैपिटल है। अगर इसमें से हम माइनस, अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग, ऐड कर देते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ क्या है कुछ, तो यहाँ पर आपकी 80,000 क्या होगी? ये ओपनिंग, ओपनिंग ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग को और माइनस कर देंगे आपकी ओपनिंग कैपिटल, तो आपका क्या आ जाएगा? इस तरह से आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो आपकी क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है और आपका ड्राइंग कितना है? ड्राइंग ये रहा 30,000 आपका ड्राइंग है। और इसमें माइनस कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1,10,000 और 1 लाख कम करेंगे तो 10,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर करेक्ट आए हैं। सुरक्षा की सीमांत, सीमांत अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुरक्षा सीमांत मतलब क्या होगा? आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये क्या है? केवल फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, बाद में इसको देखते हैं। कंपनी का चार्टर शासन पत्र होता है, उसका क्रय विवरण होता है, पार्षद सीमा नियम होता है, पार्षद निगमन प्रमाण पत्र होता है, या पार्षद अंतर नियम होता है। चार्टर ऑफ द कंपनी, तो प्रोस्पेक्टस को कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कहेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कहेंगे। तो जो कंपनी का चार्टर होता है वो कंपनी का चार्टर कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी के रिकॉर्ड से डेटा उपलब्ध है। बिक्री कितनी दी हुई है? 60,000। परिवर्तनशील लागत 30,000 और निश्चित लागत मतलब फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपकी 15,000। पीवी रेशो, पीवी अनुपात, समविच्छेद बिंदु और सुरक्षा उपांत हो जाएगा। सुरक्षा सीमा, इसको आप सुरक्षा सीमा कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंग्लिश देखिए यहाँ पीवी रेशो बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यहाँ तीनों ही बताने हैं। तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन दीजिए, फिर मुझसे मैच कीजिए। तो देखिए आपने जैसा भी किया है अब जल्दी से मैच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? पहले देखते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके फॉर्मूले के लिए आप यहाँ से सभी देख सकते हैं। देखिए
ये मैंने सभी फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हें आसानी से लर्न कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं और पीवी रेशो के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, और साथ में आपका ये थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको भी और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे कि कितने फॉर्मूले और ज्यादा इससे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो सकता है अब की बार कोई और दूसरा फॉर्मूला पूछ पूछ लिया जाए आपसे। इसको आप इन्हें भी लर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये बीपी के फॉर्मूले हो गए हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी यहाँ फॉर्मूले दिए हुए हैं, और आपका प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे आप ज्ञात करेंगे, ये सभी टोटल फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप साथ साथ लिख लिख कर। तो बात थी सबसे पहले हमारी किसकी, पीवी रेशो की। तो वापस चलते हैं अपना पीवी रेशो पर। पीवी रेशो का हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो बिक्री और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। ये रही हमारी बिक्री और वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन आ जाएगा सेल्स, ये तो गिवन है ही, इनटू 100। यहाँ पर हमारी सेल कितनी गिवन है, सेल है हमारी 60,000 की, और 30,000 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 60 में से 30 कम करेंगे आप तो 30,000 का आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अपॉन सेल कितनी है, सेल है आपकी 60,000, तो 60,000 लिख देंगे इंटू 100। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 30,000 दूनी काटेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। पहली बात तो यहीं से आपके ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं कि आंसर या तो आपका बी होगा या आपका आंसर सी होगा, क्योंकि आपका 50% आ चुका है। दूसरा नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट किसकी देखनी है हमें, नेक्स्ट देखना है हमें बीईपी। नेक्स्ट देखना है हमें बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स। ये किसका हो जाएगा हमारा, ये ब्रेक इवन पॉइंट का हो जाएगा। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या है, अब फिक्स कॉस्ट आपकी दी हुई है यहाँ पर 15,000, तो 15,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, माइनस सेल्स थी आपकी 60,000, 60,000 में से तो यहाँ पर सेल्स आपकी दी हुई है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30,000। तो फाइनली दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, और डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा 30,000। तो 30,000 यहाँ डिफरेंस आ जाएगा इनटू सेल। सेल कितनी दी हुई है, 60,000 सेल दी हुई है। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, इसकी 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो देखिए 30 आंसर कहाँ आ रहा है, 30 आपका ये आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं अब आपको दिया हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख लेते हैं, ये क्या होती है, ये होती है आपकी सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर सेल क्या गिवन है आपको, सेल है आपकी 60,000, सेल 60,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हमने अभी निकाला था, क्या था आपका, ब्रेक इवन पॉइंट आपका आया था 30,000। तो 30,000 यहाँ लिख देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसका आंसर रह गया था, लिख लीजिए 30,000। तो ये भी फाइनली क्या आ जाएगा, ये भी 30,000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका एक तो हो गया आपका 50,000, आंसर क्या हो गया है हमारा, एक तो है यहाँ पर 50,000 हो गया आंसर, दूसरा 30,000, तीसरा भी 30,000। तो ऑप्शन क्लियरली क्या आ रहा है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी किसके बराबर होती है, नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, ये पूछ रहे हैं। तो कहा जा रहा है एक्सिस ऑफ द टोटल एसेट ओवर द टोटल लाइबिलिटी। कह रहे हैं कि अगर टोटल एसेट ज्यादा हो जाती है किससे, टोटल लाइबिलिटी से, तो क्या इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। या फिर दूसरा है आपका टोटल लिक्विड एसेट, किसकी बात हो रही है, लिक्विड एसेट की, वो लिक्विड एसेट ज्यादा हो जाती हैं लिक्विड लाइबिलिटी से। या सम ऑफ द टोटल लिक्विड एसेट ऑफ द फर्म, या फर्म की जितनी भी लिक्विड एसेट होती हैं उनको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। या एक्सिस ऑफ टोटल एसेट ओवर द टोटल लिक्विड एसेट। तो आप इसको याद रखें, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट माइनस
करंट लाइबिलिटी हिंदी में बोले तो ये आ जाएगा आपका कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी बराबर आपका चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व है। ठीक है, चालू संपत्ति चालू दायित्व आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ रहा है चालू संपत्ति और चालू दायित्व पर आधिक्य। चालू संपत्ति कितनी ज्यादा है? तो देखिए ज्यादा कौन सी है चालू, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ करंट एसेट किस पर? ओवर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आंसर आपका बी करेक्ट होगा। याद रखना है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी जगह आता है। अगर आप कैश फ्लो के भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आएगा, फंड फ्लो के क्वेश्चन करेंगे तो भी आएगा। काफी चैप्टर में ये वर्क करता है। हाँ, आप रेशो निकालेंगे, अगर रेशो के क्वेश्चन करेंगे तो रेशो में भी आपको वर्किंग कैपिटल पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी रेशो पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रेगुलेटेड बाय। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रेगुलेटेड किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बताता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होगा? अब आप फॉर्मेट तो याद करके बैठे होंगे, लेकिन ये तो पता हो कि ये फॉर्मेट आखिर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर फर्स्ट की बात करूं तो ये बताता है आपको कि आपने पॉलिसीज कौन सी यूज करी हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और थर्ड क्या कहता है? तो थर्ड कहता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाप लागत का आशय क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। एक्चुअल कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, या फिर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है साइंटिफिकली बेसिस पर, या प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है एस्टिमेट पर। वास्तविक लागत होगी, अनुमानित लागत होगी, वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत होगी, या अनुमानों पर निर्धारित लागत होगी। तो प्रमाप लागत जो होती है वैज्ञानिक आधार पर आप ये निकालते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत क्या हो सकती है। कार्य को, प्रोजेक्ट को करने से पहले ये एक लागत मान लेते हैं हम वैज्ञानिक आधार पर, तो उसको बोलते हैं प्रमाप लागत या स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार कौन सा है? द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट इज, कास्पी है, निक्की है, नासदाक है, या डाउन्स है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नासदाक। तो नासदाक जो है ये आपका विश्व, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए तो ये कहाँ, अमेरिकन शेयर कंपनी है। ये क्या थी? अमेरिकन शेयर कंपनी, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट मार्केट है। ठीक है, और यह वर्ष 1971 में व्यापार के लिए आ, व्यापार के लिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, किया गया था। इस एक्सचेंज का स्वामित्व नास्डॉक एमएक्स समूह के पास संरक्षित है। यह अमेरिका का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग बाजार बना, और वर्ष 1992 में इसका विलय लंदन शेयर बाजार में प्रतिभूति बाजार के साझेदार के रूप में हुआ। तो इसका विलय कब हो गया? 1992 में हो गया। किसके साथ? लंदन शेयर बाजार के साथ इसका विलय हो गया। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ओवर द काउंटर एक्सचेंज की स्थापना भारत में हुई थी इस रूप में। तो आपको बताना है इंडियन ओवर द काउंटर एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया एज। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये क्या कोई कॉरपोरेशन था, सोसाइटी था, कंपनी था, या अंडरटेकिंग्स था? तो आपको ये बताना है क्या, भारत ओवर द काउंटर एक्सचेंज। तो इसकी जब स्थापना हुई थी तो ये था एक आपका संयुक्त स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी था ये। इसके बारे में देख लें आप। तो ये कंपनी के रूप में किया गया, और इसकी स्थापना छोटी कंपनी के अंशों को सूचीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। कि किसको लिस्टेड करेगा? छोटी कंपनी के, जो स्मॉल कंपनीज है उनके शेयर को लिस्टिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा फंक्शन नहीं है? एवुलेटिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, या इंश्योरिंग हायर प्रॉफिट, या ऑर्गेनाइजिंग सेविंग। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करना, ये इसका कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिक लाभांश सूचित करना स्टॉक का एक्सचेंज का कार्य नहीं होता है। अधिक लाभ सुनिश्चित करना, इसमें क्या था यहाँ?
अधिक लाभांश सूचित, अच्छा अच्छा, यहाँ पर हाँ हाँ, अधिक लाभ सुनिश्चित करना। देखिए ये अधिक लाभ सुनिश्चित नहीं कर सकता, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, हायर प्रॉफिट ये नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता है आपको, ये नहीं बता सकता, ये श्योर नहीं कर सकता कि प्रॉफिट आपको हायर ही होने वाला है। सो नेक्स्ट देख लें, जब किसी सार्वजनिक उद्योग के शेयर बाजार को बाजार में बेचा जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, व्हेन शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और सोल्ड। जब सरकार क्या करती है, सरकार के पास जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसके जो शेयर हैं, सरकार जब उसको दूसरों को बेचना शुरू कर देती है, तो उसको जो उसका इन्वेस्ट था उसको, जैसे आपने इसका एग्जांपल है लाल किला, लाल किले के जो रख रखाव के, सॉरी लाल किला क्या, मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ, इसमें इसकी बात कर लेते हैं, एयर इंडिया, एयर इंडिया लें या रेल का डिपार्टमेंट लेते हैं, किसका, रेल का डिपार्टमेंट, तो रेल के शेयर कुछ क्या कर दिए, प्राइवेट में दे दिए गए सरकार के द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आपका डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है जब अपने शेयर प्राइवेट में दे रही है। तो आप इसको यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद विपणनी देश की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है, ये किसने कहा था, स्टॉक मार्केट इज मेजर ऑफ प्रेशर ऑफ कंट्री इकोनॉमी, तो ये किसने कहा था, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, या बिस्मार्क ने, या जीडीएस या जेआरडी टाटा ने। तो देखिए सही आंसर होगा इसका, मार्शल ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो सेबी का चेयरमैन होता है उसको आखिर अपॉइंट कौन करता है। सो ऑप्शन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, पार्लियामेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो सही आंसर होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। और जो 11वें अध्यक्ष है वो कौन है, वो है आपके तुहिन कान पांडे, तुहिन कान पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आर्थिक आदेश मात्रा EQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखिए इसके भी फॉर्मूले आप इसी टेबल से देख सकते हैं, यहाँ आपको इसका भी फॉर्मूला मिल जाएगा। इकोनॉमिक क्वांटिटी, सॉरी ये इस चैप्टर इसमें नहीं है, ये आपका दूसरा चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, कोई नहीं, तो मैं इसके भी आपको फॉर्मूले लिखा दूंगा। तो देखिए इसके देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इसके देख लेंगे आप, ये मैंने इसके बारे में आपको लिख दिया, क्या क्या बताता है दिया हुआ है। डी मीन्स होता है एनुअल डिमांड, एस होता है आपका कॉस्ट पर ऑर्डर, और एच जी होता है मतलब एच कैरिंग कॉस्ट। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट ये क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। लीफो विधि का प्रयोग तब करना चाहिए तब उपयुक्त होता है जब कीमतें, इट अप्रोप्रिएट द यूज ऑफ लीफो मेथड व्हेन प्राइस आर, गिर रही हो, बढ़ रही हो या स्थिर हो, फॉलिंग, राइजिंग, स्टेबल, तो सही आंसर होगा आपका राइजिंग। जब कीमतें बढ़ती हैं तब लीफो मतलब लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है वो पहले जाना चाहिए, जब कीमतें बढ़ रही हो तब। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, तो इनके बारे में है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कब होता है, निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है, यह निर्यात आयात के बाहरी उधार के बीच का अंतर है, यह सरकार के कुल खर्चे कुल प्राप्ति का अंतर है, यह कुल प्राप्ति एवं बाहरी उधार का अंतर है। इट इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सटर्नल बोरोविंग्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड एक्सटर्नल बोरोविंग। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के कुल खर्चे हैं और कुल आमदनी है, रिसीट है, उन दोनों के अंतर को बोलते हैं आप राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट। तो ये आप याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण लागू होता है, तो रेंट वेजेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, या मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, या कंज्यूमर कंजप्शन प्लस सेविंग्स, या इनमें से कोई नहीं, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इनका टोटल होगा आपका
या वस्तुओं का बाजार मूल्य, उपभोग प्लस बाजार। तो सही आंसर होगा आपका ए। आय विधि में क्या देखा जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, सरप्लस भी इसको कह देते हैं। इन सबको देखा जाता है, इन सबके टोटल को लिया जाता है। तो इसको आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई, आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक्स और वाई अपने लाभों को 7 3 में विभाजित करते थे। वे एक नई फर्म में 3 7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं, जिससे वह 2 7 और वाई से 2 7 लेगा और वाई से एक साथ प्राप्त करता है। एक्स वाई जेड का नया रेशो क्या होगा? 1 मिनट इंग्लिश देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर यूज शेयर प्रॉफिट इन द रेशो। दे एडमिट जेड फॉर 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म। तो कितना लेगा वो नया? 3/7 लेगा। इसका तो फाइनल होगा 3/7 ही होगा आने वाले का। और विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम एक्स, 2/7 तो लेगा एक्स से और 1/7 लेगा फ्रॉम वाई से। तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो नया रेशो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें देखना है नया रेशो क्या होगा। कितने पार्टनर है? ये पार्टनर है हमारे 3, एक्स है, वाई है और यहाँ पर आया है जेड। जेड का तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है 3/7 उसे चाहिए। अब कैसे ले रहा है वो? जो एक्स को मिलता था, एक्स को पहले क्या मिलता था? एक्स को पहले कैसे मिलता था? एक्स को पहले मिलता था 7 10। ठीक है, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा? माइनस जो ये ले रहा है एक्स से कितना ले रहा है? ये 2/7। और यहाँ पर वाई को पहले कितना मिलता था? 3/10 मिलता था। अब इससे कितना ले रहा है वो? 1/7 ले रहा है। तो भैया इनको सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 7, 7 सत्ते 49, माइनस 7 से 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा। और यहाँ पर यही काम इधर करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? 70, इससे 7 7 21 माइनस, तो 21 और इधर 7 से 10 10, एक का नाम का 10, इसका वही है 3/7। इसका भी 70 कर लेते हैं यहाँ। तो 70 यहाँ करेंगे तो फिर 10 की मल्टीप्लाई मतलब 10 की यहाँ हुई, तो 10 की यहाँ होगी तो इसका 30 आ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ भी 70 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 49 में से 20 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 9 और आपके 2, 29 70, 29 70 और दूसरा हो जाएगा आपका 11 70 और ये हो जाएगा आपका 30 70, 70 70 सभी के नीचे है, इसको हटा देते हैं। तो 29, मतलब हटाने का मतलब डिवाइड कर लेते हैं सभी में 70 से। तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 30। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 29 11 23। तो देखिए यहाँ आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है या अभी कौन से टॉपिक और पढ़ने भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पार्टनर्स, जैसे आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, मान लेते हैं कि आपका सही नहीं गया और आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते, तो मैंने एच टेट की जो प्ले लिस्ट है, बिल्कुल अलग प्ले लिस्ट है। तो उस एच टेट की प्ले लिस्ट में मैंने पूरी पार्टनरशिप एक ही वीडियो में कराई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।